हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी सीजीएल और एमटीएस 2024 के स्पेशल एग्जाम से रिलेटेड नया वीडियो फाइनली आप सभी की डिमांड पर हम लेकर आ चुके हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस है इस सीरीज में हम कवर करवाएंगे आपको। आप सभी को जैसा कि पता ही है, एसएससी सीजीएल की जो एग्जाम है ये काफी पास आ चुकी है। कुछ ही दिनों में आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप सभी के लिए हम स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज के अंतर्गत हम कवर करेंगे। तो गाइज एमटीएस की एग्जाम भी इसके जस्ट बाद में है, तो आप सभी एमटीएस वाले और सीजीएल वाले इन वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से आपके सबसे ज्यादा आपके निकल कर आते हैं। तो जीके जीएस आज का हमारा टॉपिक रहेगा और इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे हम इस सीरीज के अंतर्गत कवर आपको करवाएंगे। तो जीके जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के हमारे इस वीडियो में क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे। यहाँ से लगातार प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं। हर एग्जाम में अगर उठा के देखेंगे एसएससी में तो लगातार क्वेश्चंस आपके सबसे ज्यादा यहीं से पूछे जा रहे हैं। और एग्जाम से पहले ये सारा आपको रट के जाना है गाइस, क्योंकि आप सभी को बताइए कितने ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अब जो है देखने को आपको लगातार मिल रहे हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करेंगे और आपको विद प्रूफ हम हर एग्जाम में बताते हैं। जैसे कि सीपीओ में बताया था हमने आपको, इसके अलावा दिल्ली पुलिस में भी बताया था, और आपका जो सिलेक्शन पोस्ट 12 थी उसके एग्जाम में भी विद प्रूफ आपको हर एक चीजें बताई थी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करवाएंगे और विद प्रूफ हम आगे आपको जैसे एनालिसिस चलेगा आपको बताते चलेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके फंस रहे हैं। क्लियर है? तो हम जो चीजें करते हैं बिल्कुल प्रूफ के साथ करते हैं और आपको विश्वास करके इस वीडियो सीरीज को पूरा देखना है। आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट यहीं से मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें हम आप सभी को। देखिए स्पेशल जो टेस्ट सीरीज है एसएससी सीजीएल की, ये बिल्कुल आप अगर चाहें तो ले सकते हैं गाइस। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, 500 से अधिक टेस्ट है इसमें, पूरे 280 चैप्टर वाइज टेस्ट है यहाँ पर। इसके अलावा 10 जो है करंट अफेयर के टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सारे के सारे यहाँ पर टेस्ट डले, प्रीवियस ईयर भी है, पीडीएफ नोट्स वगैरह सारी चीजें दुनिया भर की आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यानी कि अगर ये एक सिंगल आप टेस्ट सीरीज लेंगे तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं। सारी जितनी भी चीजें लगेंगी एग्जाम में सारा आपका यहीं से कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो डेमो भी एप्लीकेशन पर डला है, आप डेमो चेकआउट करिएगा, वहां पर सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे। फोल्डर्स में क्या क्या कंटेंट है क्या क्या नहीं है आपको पूरा का पूरा वहां पर दिख जाएगा। क्लियर है? तो एक बार जरूर से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक आपको मिल जाएगी। और कोई डाउट है कुछ क्वेरी से तो आपको जो है ये नंबर दे रखे, नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी यहाँ से आपको जो है हेल्प यहाँ पे आपकी की जाएगी। और इस एप्लीकेशन की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डालिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में पूरा। और इस पर अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है गाइस, अगर स्पेशल ऑफर के तहत आपको लेंगे तो काफी कम प्राइस में आपको अभी मिल जाएंगी। सेम जो है एसएससी एमटीएस की टेस्ट सीरीज है हमारी, इसमें भी 500 से अधिक टेस्ट है। पूरा का पूरा पैटर्न यही है, इसमें भी सारे के सारे टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स वगैरह इसमें भी पूरा का पूरा आपको मिलेगा। बट ये सीजीएल के लिए और ये एमटीएस के लिए इतना फर्क है, पूरी नए पैटर्न पर बेस्ड है। पूरी की पूरी डेमो आप चेकआउट कर सकते हैं, कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं। कोई डाउट है कुछ क्वेरी से आपकी डिस्क्रिप्शन में इसके भी आपको लिंक मिल जाएगी। गाइस स्पेशल ऑफर के तहत ये जो दोनों टेस्ट सीरीज है आपको बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क पर अभी मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा और डेमो चेकआउट आप जरूर से कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज है और ये मध्य प्रदेश जीके की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इन पर भी डिस्काउंट चल रहा है, अगर आप चाहें तो चेकआउट एक बार जरूर से कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट नंबर, हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी कि BWF बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम जो अचीवमेंट पुरस्कार है इसके लिए चुना है। तो ये क्वेश्चन आपका बना है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या रहेगा, करेक्ट आंसर आप भी साथ साथ क्लिक करते चलेगा। इससे क्या होगा कि आपका भी थोड़ा सा IQ लेवल बढ़ेगा और आपको भी प्रैक्टिस करने में, यानी कि प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आपको भी यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर प्रकाश पादुकोण रहेगा। प्रकाश पादुकोण यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने इस वर्ष जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना है प्रकाश पादुकोण को चुना है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इससे रिलेटेड थोड़ी सी डिटेल हम आपको बताना चाहेंगे गाइस। देखिए भारतीय बैडमिंटन के जो दिग्गज है आप सभी को बताइए प्रकाश पादुकोण, इनको BWF ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड जो फेडरेशन है इस साल बैडमिंटन स्टार प्रकाश पादुकोण को इसके लिए जो है प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना है और इससे इनको सम्मानित करेगा। ये जो पुरस्कार है आयोग के सुझाव के आधार पर प्रकाश पादुकोण को जो है BWF काउंसिल है इसके द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया है और इनको चुना गया है। तो ये इतना आप याद रखिएगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की आपको पीडीएफ मिल जाए तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है गाइस, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा गाइस। अभी सभी आपको पता ही है टेलीग्राम पर अभी जो है टेलीग्राम के CEO को अरेस्ट कर लिया गया था, उनके ऊपर कुछ केस वगैरह चल रहा है। तो हो सकता है टेलीग्राम को, भारत में जांच चल रही है इसकी, तो टेलीग्राम को हो सकता है बैन किया जाए। इसलिए हम व्हाट्सएप चैनल पर भी बिल्कुल एक्टिव है, आप व्हाट्सएप चैनल को भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई
स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है इसका फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा क्योंकि आपकी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने कमोडोर डॉट को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। आपको बताना है, इनका नाम बताना है, इनको कमोडोर डेस को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, इनका नाम आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका PK गर्ग रहेगा, PK गर्ग आपका सही जवाब यहां से हो जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई ने मिशन ओलंपिक सेल की जो बैठक है इसमें कमोडोर है, कमोडोर ये यहाँ पर आपको देखकर है, कमोडोर PK गर्ग है, PK गर्ग। तो कमोडोर PK गर्ग को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। टॉप्स का फुल फॉर्म क्या है? टॉप्स का फुल फॉर्म भी आप एक बार याद देख लीजिएगा, टारगेट क्लियर है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम इसका फुल फॉर्म है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम इसका फुल फॉर्म है टॉप्स का। तो इनको इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर वर्ग जीता है? मास्टर्स वर्ग, तो ये किसने जीता है? ये जीता है डी गुकेश ने। डी गुकेश आपका सही जवाब यहां से हो जाएगा। भारत के जो डी गुकेश है, इन्होंने इस महीने का लगातार दूसरा जो टूर्नामेंट है नॉर्वे शतरंज ओपन, जो कि नॉर्वे चेस ओपन है 2021, तो मास्टर्स वर्ग में ये इन्होंने जीत लिया है। गुकेश ने नाबाद 8.5/10 यानी कि 8.5/10 का स्कोर बनाया है और टूर्नामेंट जीतने की जो प्रतियोगिता है इससे पहले एक पूर्ण अंक जो इन्होंने हासिल किया है। इसके साथ ही जो एनियन है, इन्होंने 8.5/10 अंकों के साथ एकमात्र दूसरे स्थान हासिल किया है, क्योंकि जो कि शीर्ष जो वरीयता बेसिकली बोलते हैं हम, ये प्राप्त दिमित्र जो कोलार्स हैं जर्मनी के और वैलेंटिन डेनरोव है ऑस्ट्रिया के, इनसे आधा अंक आगे ये बेसिकली रहे हैं। तो ये थोड़ी सी डिटेल है जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ग्राहम रीड अगस्त 2020 तक भारतीय पुरुष डेस टीम के मुख्य कोच हैं। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या रहेगा। ग्राहम रीड अगस्त 2020 तक भारतीय पुरुष डेस टीम के मुख्य कोच हैं। तो इनका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? हॉकी हो जाएगा, हॉकी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहां से रहेगा, हॉकी। क्लियर है। देखिए जो 2020 ओलंपिक है इसमें भारत को कांस्य पदक दिलाया है इन्होंने, क्लियर है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो मुख्य कोच हैं ग्राहम रीड ने, इन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ अभियान में से एक जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है हासिल करने में जो है इसकी भूमिका निभाई थी। तो यहाँ से आपका क्या रहेगा? हॉकी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, BCCI ने अगस्त 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 2020 संस्करण के शीर्षक प्रायोजक के रूप में डेस की घोषणा की। तो किसकी घोषणा की थी यह तो आप सभी को बताइए। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रीम 11। ड्रीम 11 करेक्ट आंसर रहेगा। IPL गवर्निंग काउंसिल है, इसने ड्रीम 11 को इंडियन प्रीमियर लीग 2020 जो संस्करण है इसके नए शीर्षक प्रायोजक के रूप में घोषित किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? अनिश्चितता का जो सिद्धांत दिया ये किसके द्वारा दिया गया? चार अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर मिले हैं। वर्नर हाइजेनबर्ग आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्नर हाइजेनबर्ग जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अनिश्चितता का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग ने किया था। इनका पूरा नाम है वर्नर हाइजेनबर्ग। और जो सापेक्षता का सिद्धांत है, सापेक्षता का सिद्धांत आई थिंक आप सभी को पता होगा, इसकी जो प्रतिपादन किया था ये किसने किया था? तो ये आइंस्टीन ने किया था। और आवर्त सारणी का जो संबंध है ये किससे है? तो ये रदरफोर्ड से है, आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु नियम जो है प्रस्तुत किया था? तो किसने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु जो नियम है ये प्रस्तुत किया? आपको चार अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर मिले हैं, इनकी मदद से आपको यहाँ पर क्लिक करना है कि आपका आंसर जो है किसके साथ में जाएगा। बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन होगा। जॉन डाल्टन। देखिए 1808 में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक थे। इन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का जो परमाणु सिद्धांत है ये प्रस्तुत किया था। क्लियर है। तो याद रखिएगा ब्रिटिश स्कूल अध्यापक थे ये, और पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का जो परमाणु सिद्धांत था इन्होंने प्रस्तुत किया था 1808 में जॉन डाल्टन ने। क्लियर है। और उनका जो सिद्धांत है इसका नाम क्या है?
डॉल्टन सिद्धांत या डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत इसे कहा जाता है। परमाणु को पदार्थ का मूल कण एकक जो है एकक वन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाल्फगंग पाउली किस देश के निवासी है? इनका नाम आपको बताना है, यहाँ पर देश का नाम बताना है। वाल्फगंग पाउली इनका नाम है और ये किस देश के निवासी थे? तो करेक्ट आंसर आपका ऑस्ट्रिया रहेगा। ऑस्ट्रिया फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वोल्फगैंग या वोल्फगंग आप देख लीजिएगा। इन जो पाउली है इनका जो बेसिकली निवासी है ये ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तो वियना ऑस्ट्रिया के ये जो है निवासी हैं। इतना आप याद रखिएगा। एक ऑस्ट्रियाई मूल के भौतिक विज्ञानी ये थे, वाल्फगंग पाउली इनका नाम है। और 1925 में अपनी खोज के लिए भौतिकी के लिए 1945 में यानी कि 1945 में इनको नोबेल पुरस्कार जो है ये मिला था। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है ये 1945 में, भौतिकी में इनकी खोज के लिए इनको दिया गया था। तो ऑस्ट्रिया के ये निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑफ बाउ शब्द का क्या अर्थ है? ऑफ बाउ शब्द का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो ऑफ बाउ जो शब्द है इसका अर्थ है निर्माण होना, निर्माण फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। ऑफ बाउ ये एक किस प्रकार का शब्द है? तो ये एक बेसिकली जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द है। इसका अर्थ होता है एक 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 कर जोड़ना, एक एक कर जोड़ना यानी कि निर्माण होना। क्लियर है? इस सिद्धांत के अनुसार किसी कक्ष यानी कि जो सेल होती है इसमें या उपकक्ष यानी कि ऑर्बिटल जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवेश ऊर्जा स्तरों के बढ़ते ऊर्जा के क्रम में एक एक कर होता है, तो निर्माण होता है, ऐसा आप वहां पर बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, समभ्रंश किसे कहते हैं? समभ्रंश किसे कहते हैं? यहाँ पर 4 अलग ऑप्शंस मिले हैं, उनकी मदद से आपको क्लिक करना है। तो समान ऊर्जा वाले कक्ष को समभ्रंश कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। समान ऊर्जा स्तरों वाले इलेक्ट्रॉन कक्षकों को समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। यदि समान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक जो कक्षक है ये उपलब्ध है तो इलेक्ट्रॉनों को उनमें जोड़ने से, है ना, इलेक्ट्रॉनों को उनमें जोड़ने में भरने से पहले एकल रूप में भरा जाएगा, ऐसा यहाँ पर ये कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजी है बट इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के आपसे पूछा है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो आप समझ चुके होंगे किसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में? देखिए संसद जो है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति, चुनाव आयोग और संसद और विधान सभाएं ये इसके लिए बेसिकली सक्षम निकाय नहीं है। संसद जो कानून पारित करेगा उसी के अकॉर्डिंग नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित होगी। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। संसद नागरिकता जो है प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम निकाय बेसिकली इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत की जो संसद है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित कर सकती है और संसद के द्वारा ही ये शर्तें बेसिकली लागू की जाती है। तो याद रखिएगा आपका संसद जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किस नियम को उपबंध किया गया है? आपको सभी को बताइए आर्टिकल 17 के बारे में। तो आर्टिकल जो 17 है ये आपका अस्पष्टता उन्मूलन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 17 है अनुच्छेद 17, इसमें कहा गया है कि अस्पष्टता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। अस्पष्टता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता को लागू करना कानूनी के अनुसार यानी कि कानूनी रूप से दंडनीय अपराध होगा, ये आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17 कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता बताना है किसकी विशेषता है। तो यहाँ पर एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की, राष्ट्रपति शासित सरकार की। दोहरी नागरिकता जो है ये संघीय सरकार की विशेषता है, संघीय सरकार की विशेषता। करेक्ट आंसर आपका संघीय सरकार रहेगा। सरकार की जो संघीय व्यवस्था है देश के लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान करती है संघीय सरकार की। तो संघीय राज्य में एक व्यक्ति न केवल देश का नागरिक होता है बल्कि उस विशेष राज्य का भी नागरिक होता है जहां पर वह रहता है। तो ऐसी होती है संघीय जो व्यवस्था रहती है इसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है या दोहरी नागरिकता इसकी विशेषता रहती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर रहेगा। संविधान जो पांडुलेखन समिति है इसका जो सदस्य नहीं थे ये नहीं थे जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, देखिए राजेंद्र प्रसाद जो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? ये नहीं थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे ये तो पता होना चाहिए बट ये भी पता होना चाहिए कौन नहीं थे।
इसके अलावा जो पांडुलेखन समिति है इसके सदस्य कौन नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, क्लियर, काफी सारे लोग नहीं थे, बट यहाँ पर आपके एग्जाम में सीधे सीधे यही क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है और यही उठकर वापस से आपके पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको आपको देख कर जाना है। राजेंद्र जो प्रसाद है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, इतना आपको पता होना चाहिए। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, आपको ये बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, यानी कि हमारा 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियों वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। अब संविधान का जो अंतिम रूप जब दिया गया इसको, तो उस टाइम पर संविधान के मसौदे में 395 तो अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के मसौदे में पेश किए गए संशोधनों की जो कुल संख्या थी लगभग 7635 थी, क्लियर है, और उनमें से सदन में वास्तव में पेश किए गए संशोधनों की जो कुल संख्या थी ये करीबन 2400 के समथिंग थी, 2473 के समथिंग, तो ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली कृषि जनगणना कब आयोजित की गई थी। भारत की पहली कृषि जो जनगणना है ये जो आयोजित की गई थी ये आयोजित की गई थी 1917 में, 1970 में। भारत की पहली कृषि जनगणना 1970 में, 1970, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। पहली बार कृषि जो जनगणना हुई थी ये हुई थी 1970 में, 1970-71 में, याद रखिएगा 1970-71 में पहली बार कृषि जनगणना भारत में कराई गई थी। नेक्स्ट है, भारत के 3 राज्यों में से किस राज्य में गरीबों की आबादी सबसे जो कम है आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 3 अलग अलग स्टेट वाले ऑप्शंस आपको मिले हैं, इनमें से आपको बताना है कि किस राज्य में जो है गरीबों की आबादी सबसे कम है। तो केरल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, यहाँ पर गरीबों की जो आबादी है ना ये सबसे कम है, यानी कि आपको केरल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सबसे कम जो है गरीब देखने को मिलते हैं। केरल सबसे कम गरीब राज्य है, वहीं पर जो गोवा है ये, इसका परसेंटेज भी हम थोड़ा सा आपको बता दें ताकि आपको आइडिया लगेगा। जो केरल है सबसे कम गरीब राज्य है, यानी कि सबसे अमीर यहीं पर पाए जाते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। सबसे कम गरीब जो राज्य है ये कौन सा, केरल। इसके अलावा जो गोवा है यहाँ पर 3.76% है। इसके अलावा सिक्किम है, तो सिक्किम में कितने हैं, सिक्किम आप देख लीजिएगा, सिक्किम में है 3.82%। तमिलनाडु में 4.89% है आबादी जो है यहाँ की गरीब है, तो इतनी ये गरीब है। ये कहाँ की बताई हमने, गोवा की, गोवा ये आपकी सिक्किम की है, सिक्किम, और ये आपकी हो जाएगी कहाँ की, तमिलनाडु की, है ना। ये जो है राज्य जो है ये आपको बताएं देश में सबसे कम गरीबी वाले राज्य है गोवा, सिक्किम, पहले तो हमने आपको बता दिया केरल, फिर गोवा, सिक्किम और आपका तमिलनाडु, है ना। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इनका क्रम, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम गरीब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है ये ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और इसी प्रकार अगर अपन बात करें कि गुजरात और उत्तर प्रदेश और राजस्थान ये जो एरिया है भारत में, निम्न में से कौन भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है, ट्यूबवेल हो जाएगा। और गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ये जो आपको एरिया देखने को मिलता है यहाँ पर भी आपका इन्हीं से, यानी कि नलकूप बेसिकली अपन इनको बोल सकते हैं, तो इनके माध्यम से सिंचाई होती है। दक्षिण भारतीय जो राज्य है जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये वाला जो क्षेत्र हो गया दक्षिण भारत का, यहाँ पर सबसे अधिक जो सिंचाई की जाती है ये तालाबों से की जाती है, तालाबों से, तो ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ISOPOM इसोपोम योजना में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, ये आपको बताना है। तो इसमें तिलहन, दालें, मक्का या उपरोक्त सभी, तो ये सभी शामिल है इसमें, ये सभी इसमें शामिल है। और गाइज इसोपोम जो है ये बेसिकली एकीकृत रूप से एकीकृत योजना है, एकीकृत योजना के रूप में तिलहन, दलहन, ताड़ का तेल और मक्का के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है, बेसिकली यही इसका नाम है, ऐसा आप मान सकते हैं। और इस क्षेत्र में मूल उद्देश्य को देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तिलहन के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है योजना का। और उसके बाद में 1990 के दशक में दलहन, ताड़ का तेल और मक्का को अपने दायरे में लाया गया। बाद में इस योजना का पुनर्गठन किया गया सन 2004 में, और एकीकृत योजना के रूप में तिलहन, दलहन, ताड़ का तेल और मक्का, यानी कि इसोपोम,
इसोपोम को नाम दिया गया, इसके रूप में इसका जो है इसका पुनर्गठन किया गया सन 2004 में। तो यही आपका है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तिलहन, दालें, मक्का ये सब इसमें आती है। तो कौन कौन सी आती है? तिलहन, दलहन, ताड़ का तेल और मक्का। अगर ताड़ का तेल भी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है तो वो भी आपका सही जवाब रहता। ये 3-4 चीजें हमने जो बताई है। नेक्स्ट है, भारत में खाद्यान्न के शीर्ष 3 उत्पादक जो राज्य कौन से है, आपको बताना है। खाद्यान्न के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य आपको बताना है। यहाँ पर कौन कौन से हैं? यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश। पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब। यूपी, राज्य गुजरात और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर रहेगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन वाला। भारत में मुख्य तौर पर जो है 3 जो उत्पादक राज्य है खाद्यान्न में, ये शीर्ष पर है, यानी कि शीर्ष 3 उत्पादक राज्य है यूपी, पंजाब और मध्य प्रदेश, आप याद रखिएगा। अगर अपन बात करें गाइस, देखिए चावल आपका ज़्यादातर पूछा जाता है, चावल वाला चावल। तो भारत में मुख्य तौर पर 3 राज्य है जहां पर चावल का जो है उत्पादन होता है मुख्य तौर पर। अगर अपन बात करें, सबसे पहले नंबर पर आएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पर आपका आएगा उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर आएगा पंजाब, है ना। तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब ये हैं। पश्चिम बंगाल जो है सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है, आपको बताइए। इसका जो कुल उत्पादन का योगदान है ये कितना है? तो ये 13.62% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है? प्रशासनिक सुधार जो विभाग है इसका संबंध है आरटीआई से। आरटीआई हो जाएगा आपका, प्रशासनिक सुधार विभाग आरटीआई से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई को बोला जाता है, आप सबको बताइए। सूचना का अधिकार अधिनियम, है ना, सूचना का अधिकार। तो सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ये कब आया? सन 2005। सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समयबद्ध रूप से उत्तर देने का एक बेसिकली अधिदेश करता है ये। यह एक ऐसा सिस्टम है ये आरटीआई, जिससे सरकारी सूचनाओं के बारे में नागरिकों के अनुरोध करने पर समयबद्ध जो तरीका है, यानी कि समय सीमा के अंदर, है ना, उत्तर देने का ये एक ऐसा माध्यम है या एक ऐसा सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं, अधिदेश ये करता है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू किए गए या हाल ही में शुरू हुए भारत के हल्दीबाड़ी, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के चिलाहाटी रेल मार्ग पर नियमित मालगाड़ी सेवा शुरू हुई है। यह रेल मार्ग कब से बंद था? ये जो रेल मार्ग था ये कब से बंद पड़ा था? तो ये करीबन 1965 से बंद पड़ा था, 1965 से ये बंद पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्द्रभूमि और मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए हाल ही में किसने अमृत धरोहर योजना शुरू की है? तो अमृत धरोहर जो योजना शुरू की है ये की है नरेंद्र मोदी ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अमृत धरोहर और मिष्टी यानी कि मैंग्रोव इनिशिएटिव और फॉर सोलर लाइन हैबिट्स एंड टेंगिबल इनकम्स नामक तो जो योजना है इनका अनावरण इन्होंने किया है। और इन पहलों को अगर अपन बात करें तो भारत की आर्द्रभूमि और मैंग्रोव जो बेसिकली मैंग्रोव हैं इनको फिर से जीवंत करने, उनके संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये बेसिकली योजना जो है तैयार की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला है, आवर्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या है? विकिरणों का सही क्रम बताना है। आवर्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या होगा? तो इसमें से जो सही क्रम होगा ये होगा, पहले तो एक्स किरणें, फिर अवरक्त, सूक्ष्म तरंगे आ जाएगा, फिर रेडियो तरंगे आ जाएगी। यानी कि आपका एक्स किरणें, अवरक्त, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, ये बिल्कुल सही फॉर्मेट है। आवर्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का बिल्कुल सबसे सटीक जो फॉर्मेट है ये यही है, सबसे सही क्रम। चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस, हमारा रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक होता है? हीमोग्लोबिन, लोहा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जो आयरन होता है इसकी आवश्यकता होती है। आप सबको बताइए, लोहा की आवश्यकता होती है, इसको आयरन बोला जाता है। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व यूज होता है वो होता है लोहा यानी कि आयरन। हीमोग्लोबिन जो होता है लाल रक्त कोशिकाओं का एक हिस्सा है जो ऑक्सीजन ले जाता है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देता है। तो ऐसा काम ये करता है, एक अपशिष्ट उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको ये हटा देता है और ऑक्सीजन ये ले जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का एक हिस्सा होता है हीमोग्लोबिन, ये आप याद रखिएगा। आयरन जो है ये मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन में शरीर में जमा होता है ना। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर द्वारा लिखी गई थी? क्लियर है?
तो आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोमन लेखक प्लिनी। क्लियर है? तो प्लिनी द एल्डर द्वारा लिखी गई थी। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर रहेगा नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री ये पुस्तक है, ये लिखी गई थी प्लिनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्लिनी द एल्डर एक रोमन प्राकृतिक दार्शनिक था, इनका नाम है प्लिनी द एल्डर यानी कि प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री ये पुस्तक लिखी गई, रोमन लेखक थे प्लिनी द एल्डर, इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है इसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्रिया आप बोल सकते हैं। ये क्या है, तो ये एक विश्व कोश है जो प्राकृतिक जो दुनिया है इसके सभी पहलुओं को कवर करता है नेचुरल हिस्ट्री, जिसमें बेसिकली भूगोल, प्राणी विज्ञान, वनस्पति जो विज्ञान है ये, खगोल विज्ञान, कृषि, गणित, औषध विज्ञान भी इसके साथ साथ इसमें डाला है इन्होंने। इसके अलावा खनन, खनिज विज्ञान, मूर्तिकला, कला और ये कई सारी जो चीजें हैं इसमें इन्होंने डाली है। तो आप देख सकते हैं नेचुरल हिस्ट्री के बारे में प्लिनी के द्वारा ये इसके लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता है? कौन सा विधेयक नहीं किया जा सकता राज्यसभा में पूर्व स्थापित? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या रहेगा, धन विधेयक। धन विधेयक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए धन विधेयक जो पेश किया जाता है ये कहाँ पर, लोकसभा में पेश किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। तो भारत में राज्यसभा में धन विधेयक जो है पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता। संविधान का जो आर्टिकल है 110 धन विधेयक की परिभाषा यहाँ पर दी गई है संविधान में। अब ये धन विधेयक की अगर अपन बात करें थोड़ी सी, तो देखिए थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, किसी जो विधेयक है इसके बारे में विवाद उठने पर कि वहाँ धन विधेयक है अथवा नहीं, तो लोकसभा जो अध्यक्ष है इनका जो निर्णय है ये अंतिम होगा। ऐसा कहते हैं कि धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है और वो अंतिम होता है ना। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, धन विधेयक। चलिए अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? ये कौन सा आर्टिकल आपका कहता है? क्लियर है? तो भारत का संविधान का ये जो अनुच्छेद है ये आपको बताना है। ये आपका आर्टिकल हो जाएगा 15(2) है ना। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का जो संविधान है इसका आर्टिकल 15(2) ये है ना, ये कहता है कि भारतीय जो नागरिक है, भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है ना। तो ये आर्टिकल कहता है आर्टिकल 15(2)(a), याद रखिएगा। और इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, लिंग, स्थान या किसी अन्य समान आधार के कारण सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जा सकता है, ये कहता है ये आर्टिकल अनुच्छेद 15(2)(1) है ना। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नीचे वनीकरण के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। दूसरा है वनीकरण हमारे पारितंत्र को संतुलित कर सकता है। अब यहाँ पर दोनों गलत है, दोनों सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, यानी कि केवल ए केवल बी, इस तरह से ऑप्शन आप यहाँ पर आपको दे रखे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ए और बी दोनों सही है, यानी कि वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, बिल्कुल सही है। और वनीकरण हमारे पारितंत्र को संतुलित भी कर सकता है, तो ये भी सही है, यानी कि दोनों यहाँ पर सही है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहचानिए की यानी कि पहचाने की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपको 3 कथन दे रखे हैं। ICAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, ICAR डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंड हंट रिसर्च का मुख्यालय जूनागढ़ में है। ICAR रेसिड एंड सरसों अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय भरतपुर में है स्थित है। ICAR सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। अब यहाँ पर 3 अलग अलग दे रखे हैं आपको ICAR, इनके मुख्यालय कौन सा कहाँ पर है, इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखिएगा, अगर आपको जो पता है वो आप पहले करें। तो यहाँ पर आपका एक बिल्कुल देखिए, मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का जो मुख्यालय जूनागढ़ में है बिल्कुल सही है। रेसिड एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर राजस्थान बिल्कुल सही है। और सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय ये कहाँ पर है, इंदौर में है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों बिल्कुल सही है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका कौन सा होगा, 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जो है ये कहाँ पर है, जूनागढ़ में है। इसके अलावा सरसों रेसिड अनुसंधान जो निदेशालय है ये आपका भरतपुर में है।
और सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? ये इंदौर में है। तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइज? यहाँ पर हमने टॉप लेवल के जो क्वेश्चन है आज आपको कवर करवाए। हमारा ये फर्स्ट वीडियो था आपका एग्जाम से रिलेटेड। और अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट और भी हम आपके लिए लेकर आएँ, एग्जाम से पहले सारे कवर करवा पाएँ, तो आप जरूर से कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चंस आपको कम लगे तो क्वेश्चंस की संख्या जो है हम आपको टॉप 100 या 200 भी करवा सकते हैं एक एक वीडियोस में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जल्दी से रिवीजन करवा पाए तो रिवीजन सीरीज के लिए आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा कि सेम सीरीज एज इट इज लाने चाहते हैं आप, उसमें क्वेश्चंस को इंक्रीज करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है? बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा आप सभी लोग। और ये हमारी एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है ये दोनों टेस्ट सीरीज। और इन दोनों टेस्ट सीरीज में 500 से अधिक टेस्ट डले हैं, पूरे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट डले हैं और चैप्टर वाइज पूरा का पूरा डला है, सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज फुल लेंथ एफएलटी मॉक टेस्ट है ना, प्रीवियस ईयर पीडीएफ नोट्स वगैरह सारी चीज़ें डली है दुनिया भर की। तो आप एक बार जरूर से इसका डेमो चेकआउट करिएगा। इन दोनों पर काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है। अगर इस ऑफर के तहत अगर आप लेना चाह रहे हैं गाइज तो बिल्कुल कम प्राइस में यानी कि नाम मात्र के शुल्क पे आपको ये मिल जाएंगे, है ना। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई दिक्कत है, कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, जल्दी से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो जरूर से अपडेट करिएगा। और ये हमारे सब इंस्पेक्टर की है मध्य प्रदेश एमपीएसआई के लिए, ये एमपी जीके की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, दोनों आप चेकआउट अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। क्लियर है? इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन, यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा गाइज ये हमारी स्पेशल व्हाट्सअप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है, इनसे अगर आप कनेक्ट नहीं हुए हैं तो जरूर से हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में इसके भी लिंक आपको दे दी गई है, तो आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा जो अपडेट है वो यहाँ पर आपको अपडेट की जाती है, वैकेंसी रिजल्ट एग्जाम से रिलेटेड जो भी नई नई सूचना है, इसके अलावा करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई है, क्या नया डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, पेपर लीक से रिलेटेड क्या कदम उठाया गया सरकार के द्वारा, तो ये सारी दुनिया भर की जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा जो लेटेस्ट पैटर्न है पीडीएफ, नए नए पेपर जो एग्जाम हो रही है उनके पेपर भी वहाँ पर यहाँ पर आपको सेंड करे जाते हैं। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताएं, बिल्कुल भी बताना ना भूलें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।